Hi guys, thank you so much for joining. This is me Sonal Kalra. I'm a chartered accountant and an all India rank holder in mentor exams. आज के सेशन में हम Year 7 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज द सेकंड एंड द लास्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. आपको पीडीएफ का लिंक भी नीचे मिल जाएगा जिसमें 14 क्वेश्चंस हैं. May 22 ऑनवर्ड्स एमटीपी, आरटीपी और एग्जाम के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है. पार्ट नंबर 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. बैलेंस क्वेश्चंस हम अब डिस्कस कर लेंगे. प्लीज मेक श्योर आप क्वेश्चंस का वीडियो देखने से पहले एक बार प्रेजेंटेशन स्किल्स प्लस AS7 का रिविजनरी वीडियो देख लो. दोनों चैनल पे है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी. पहले आप वो दोनों देख लो, फिर आप क्वेश्चंस पे आना. ठीक है. नाउ थैंक यू सो मच. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहे हैं. राजेंद्र अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख रुपीज ऑन एन अरेंजमेंट दैट 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क डन एज सर्टिफाइड by the architect of the contractee should be paid immediately and remaining 20% be retained until the contract was completed. तो कह रहे हैं 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड पे हो जाएगा, 20% रिटेन हो जाएगा. ईयर 1 में वो कह रहा है कितने अमाउंट खर्च हो गए, 8,60,000. वर्क सर्टिफाइड बता रखा है 8 लाख और 80% पे हो गया था. फ्यूचर एक्सपेंस बता रखा है ईयर 1 के एंड पे है 10 लाख. ईयर 2 में देखो क्या कह रहा है. ईयर 2 में वो कह रहा है खर्चा हुआ 4,75,000 का. 3/4 ऑफ दी वर्क अंडर द कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफाई हो गया, 80% रिसीव हो गया और एस्टिमेट किया था कि फ्यूचर का खर्चा होगा 4 लाख का. ईयर 2 के एंड पे फ्यूचर का खर्चा है 4 लाख का. ईयर 3 में वो क्या कह रहा है, अमाउंट कितने खर्च हो गए, 3,10,000 और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. अब मांगा क्या है हमसे क्वेश्चन में, शो हाउ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर राजेंद्र ईच ईयर. आपसे मांगा है हर साल कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए. इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आप लोगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, उसको मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से. हर ईयर के एंड पे आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करोगे, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू इन द प्रीवियस ईयर्स. ये हमें करना है तीनों साल के लिए. ठीक है. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलता है, आप लेते हो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100, आपकी आ जाती है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. अब क्वेश्चन में अगर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट ना दे रखी हो तो हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं और वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड को जोड़ देते हैं. अब इस क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट इनकर्ड है, यानी कि वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का डेटा मेरे लिए वेस्ट है, उसको बाहर फेंक दो. प्लस इसमें प्रोग्रेस पेमेंट्स कितनी मिल गई, कितनी रिटेन हो गई, ये सब भी बता रखा है. वो भी मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है. वो कब रेलिवेंट हो जाता, अगर इसने हमसे क्वेश्चन में मांगा होता अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू द कस्टमर. वो तो मांगा नहीं, तो इसीलिए ये सारा डेटा मेरे लिए इररेलेवेंट है. ये जो सारा वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाई हुआ, कितना पे हो गया, ये सब मेरे लिए काम की बातें नहीं है. तो मेरे लिए काम की बात क्या है, मेरे को चाहिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो कि रहेगा 20 लाख तीनों सालों में, क्योंकि कहीं से भी ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा. हमने AS7 की समरी में क्या देखा था, रेवेन्यू कैसे फ्लक्चुएट होता है, ड्यू टू वेरिएशन, इंसेंटिव, क्लेम, एस्केलेशन. कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपका रेवेन्यू 20 लाख ही रहेगा. हर साल के एंड पे आप निकालो डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस करो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, आपके पास उस पर्टिकुलर साल का रेवेन्यू आ जाएगा. तो फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं. ईयर 1 में आपका एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकाल रखी है. ईयर 1 में आपका खर्चा हुआ 8,60,000 का. फर्दर आपको लगता है 10 लाख की कॉस्ट लगेगी, तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट हुआ 18,60,000. तो ईयर 1 के एंड पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकल जाएगी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 8,60,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100. 46.24% आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है ईयर 1 एंड पे. अब अगर आप 20 लाख को 46.24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ईयर 1 का रेवेन्यू आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन प्रीवियस ईयर्स इज 0. ईयर 1 से पहले कुछ रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो मेरा ईयर 1 का रेवेन्यू आ गया. ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 2 में भी मुझे डिग्री निकालनी पड़ेगी. डिग्री कैसे निकलेगी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट. कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट क्या होगी ईयर 2 के एंड तक, उसमें आप ईयर 1 की कॉस्ट भी ले लो और ईयर 2 की भी कॉस्ट ले लो. ईयर 1 की कॉस्ट कितनी है, 8,60,000 और ईयर 2 की कॉस्ट बता रखी है 4,75,000. इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाएगी ईयर एंड 2 तक. ठीक है. और एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी होगी, उसके लिए आप ईयर 1 का खर्चा भी ले लो, ईयर 2 का खर्चा भी ले लो और फर्दर जो लगने वाला है वो भी ले लो. ठीक है. तो आपके पास एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ गई 17,35,000. जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया, आपके पास डिग्री आ गई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टिल ईयर एंड 2. अब अगर आपने इसको रेवेन्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया टिल ईयर एंड 2 कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए. 20 लाख इंटू 76.95 इज ईयर एंड 2 तक कितना रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए. इसमें से आप माइनस कर दो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन द प्रीवियस ईयर्स, यानी कि ईयर 1 में जो आपने बुक कर लिया वो माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू फॉर ईयर 2. अब ईयर 3 में देखो क्या होगा, ईयर 3 में आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है 100%.
तो आप 20 लाख को 100% से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल ईयर एंड 3 आ जाएगा 20 लाख। इसमें से आप माइनस करोगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इससे पहले के सालों में, यानी कि ईयर एंड 2 तक आपने कितना रिकॉग्नाइज कर लिया था, ईयर एंड 2 तक आपने 15,39,000 रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो सिर्फ और सिर्फ ईयर 3 का रेवेन्यू कितना आ जाएगा, ईयर 3 का रेवेन्यू आ जाएगा 4,61,000। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, टू बी रिसीव्ड, वर्क सर्टिफाइड, सारा डेटा इग्नोर करना था। आपको सिर्फ रेवेन्यू हर साल का निकालना है। तो उसके लिए आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 20 लाख को मल्टीप्लाई करना है हर साल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। ईयर 3 की डिग्री आएगी 100% क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, और इसमें से आपको माइनस करना था ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू इन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, डिग्री कैसे निकलती है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अक्कर लिमिटेड साइंड ऑन 1 अप्रैल 22 अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 150 लाख। Following particulars are extracted in respect of the contract for period ending 31st March 23। यानी कि आपको पहले साल का डेटा दे रखा है और 150 लाख आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है। मटेरियल यूज्ड बता रखे हैं 71 लाख। मटेरियल के केस में हमें यूज्ड या कंज्यूम्ड चाहिए होता है, परचेज्ड या इशूड नहीं चाहिए होता। कितना आपने खरीदा उससे मतलब नहीं है, कितना कंज्यूम हुआ उससे मतलब है। तो ये मेरी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेबर चार्जेस के केस में मुझे पेड और अनपेड दोनों लेने होते हैं, यानी कि अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो नीचे जो 2 लाख आ रहा है आउटस्टैंडिंग वो भी आप कॉस्ट में ऐड करके चलोगे। नेक्स्ट आपको बता रखा है हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो ये सारों का टोटल हो जाएगा आपका कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। नेक्स्ट वो बता रहा है इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 33,50,000 वर्क कैन बी कंप्लीटेड, यानी कि ये मेरी एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस एंड एडिशनल प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। देखो, अगर आपकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आपके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस है, टोटल फोर्सिएबल लॉस। और AS7 कहता है, आप AS7 का पैरा 35 कहता है कि आपको इस लॉस को इमीडिएटली एक्सपेंस ऑफ करना है। इस लॉस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लॉस फॉर द ईयर एंड प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। तो अगर आप टोटल फोर्सिएबल लॉस में से लॉस फॉर द ईयर माइनस कर देते हो तो प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस बचती है बैलेंसिंग फिगर। अब उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है, करंट ईयर का लॉस भी बताओ और प्रोविजन भी बताओ। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो लॉस आ रहा है। हर क्वेश्चन में हमेशा ये रफ में जरूर चेक कर लिया करो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को कंपेयर करके कि कहीं लॉस तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर लॉस आ रहा है तो उसका हमें नोट देके आना पड़ेगा कि AS7 कहता है कि इसको एक्सपेंस ऑफ कर दो। इस क्वेश्चन में सामने से ही पता चल रहा है कि लॉस वाला क्वेश्चन है क्योंकि प्रोविजन बनाने को कहते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे क्विकली देखते हैं। सबसे पहले आप एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट निकाल लो। वो कैसे निकलेगी, मटेरियल यूज ले लो, लेबर चार्जेस पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों ले लो, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट ले लो, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ले लो। इससे क्या आ जाएगी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। इसमें ऐड करो फर्दर कॉस्ट तो आपके पास आ जाएगी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ रही है 167,50,000। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ रही है 167,50,000। आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 150 लाख, यानी कि टोटल फोर्सिएबल लॉस आपको हो रहा है 17,50,000 का आपका टोटल फोर्सिएबल लॉस है। ठीक है, दिस इज माई टोटल फोर्सिएबल लॉस। तो टोटल फोर्सिएबल लॉस आप निकाल सकते हो 167,50,000 माइनस 150 लाख, तो 17,50,000 का टोटल फोर्सिएबल लॉस। इसमें से अगर लॉस फॉर द करंट ईयर माइनस किया तो प्रोविजन आ जाएगा। अब लॉस फॉर द करंट ईयर कैसे निकलेगा, उसमें आप करंट ईयर का रेवेन्यू में से करंट ईयर की कॉस्ट माइनस करोगे तो करंट ईयर का लॉस आ जाएगा। करंट ईयर की कॉस्ट क्या है, यही जो कॉस्ट इनकर हुई है पहले साल में, कॉस्ट इनकर टिल डेट 134 लाख। पर करंट ईयर का रेवेन्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए आप टोटल रेवेन्यू लोगे 150 लाख का, इसको मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से। देखो, हम सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। वो कैसे निकलेगी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट जो कि है 134 लाख, इसको डिवाइड करो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट यानी कि 167,50,000। तो आपके पास डिग्री आ जाएगी। डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी 80%। अब मैं 80% को 150 लाख से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा 120 लाख। ठीक है, 120 लाख में से 134 लाख गए तो माइनस 14 लाख, यानी कि लॉस आ रहा है। तो लॉस फॉर द करंट ईयर हो गया 14 लाख। और अगर 17.5 में से 14 चले गए लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर 17.5 में से 14 गए लॉस फॉर द ईयर, तो प्रोविजन आ गया बैलेंसिंग फिगर 3.5 लाख रुपए। ठीक है ना, तो मेरा प्रोविजन बनेगा इस साल में 3.5 लाख रुपए। राइट, यही उन्होंने कर रखा है एंड में कि 17.5 में से उन्होंने 14 माइनस किया तो 3.5 लाख का लॉस टू बी प्रोवाइडेड फॉर आ गया। ये मेरा प्रोविजन है। क्विकली रिवाइज करते हैं। हर क्वेश्चन में हमेशा रफ में चेक कर लिया करो कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो आपकी रेवेन्यू से ज्यादा तो नहीं आ रही। इस केस में ज्यादा आ रही थी। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकली, मटेरियल यूज ले लिया, लेबर पेड और आउटस्टैंडिंग ले लिया, हायर चार्जेस और अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट करके आपकी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ गई। उसमें आपने ऐड किया एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट
तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ गई। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू घटाया तो टोटल फोर्सिएबल लॉस आ गया। इसमें से माइनस करो लॉस फॉर द ईयर तो आ जाएगा प्रोविजन। लॉस फॉर द ईयर कैसे निकलेगा? करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस करंट ईयर की कॉस्ट। करंट ईयर की कॉस्ट तो हमने ऊपर निकाल ली थी 134 लाख, पर करंट ईयर का रेवेन्यू कैसे निकलेगा? 150 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। और डिग्री क्या है? डिग्री है आपकी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर रहे हैं। फिशर कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास 31 मार्च का डेटा दे रखा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, नॉट सर्टिफाइड, फर्दर कॉस्ट, पेमेंट रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड। क्या क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू द कस्टमर। सबसे पहले हम क्विकली देखेंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस तो नहीं आ रहा, तो हम कैसे देखेंगे? इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे आपके टेबल में कॉस्ट इनकर्ड गिवन नहीं है। इसका मतलब हम जुगाड़ लगा के वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड को जोड़ देंगे, ये हमारी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाएगी। तो हमारी कॉस्ट इनकर्ड कैसे निकल जाएगी? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट हो जाएगी 15,000। कैसे आई? वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड, इन दोनों को जोड़ के आपकी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ गई। फिर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में आप लोगों की कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 15,000 प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट 17,500, ये गिवन थी क्वेश्चन में। तो आपकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ गई 32,500। अब टोटल फोर्सिएबल लॉस कैसे निकलता है? टोटल फोर्सिएबल लॉस के लिए आप एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू करते हो तो आपके पास टोटल फोर्सिएबल लॉस आता है। आपका 32,500 की टोटल कॉस्ट है एस्टिमेटेड, आपका रेवेन्यू आ रहा है 24,000 का। इसका मतलब कि आपको लॉस होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो टोटल फोर्सिएबल लॉस कितना है? 8,500 का। टोटल फोर्सिएबल लॉस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लॉस फॉर द ईयर एंड प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। तो अगर टोटल फोर्सिएबल लॉस में से लॉस घटा दिया जाए तो प्रोविजन निकलती है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना? लॉस फॉर द ईयर कैसे निकलता है? इसके लिए हमें चाहिए होता है करंट ईयर का रेवेन्यू, करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस करंट ईयर की कॉस्ट। पहला ही साल है कॉन्ट्रैक्ट का, जितनी कॉस्ट लगी है वो मेरी पहले साल की कॉस्ट है, यानी कि 15,000। ये तो हमने पहले पॉइंट ऊपर निकाला था, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है? 15,000। और रेवेन्यू कैसे निकलेगा करंट ईयर का? आप टोटल रेवेन्यू उठाओगे, उसमें मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगी? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए आप कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इंटू 100 कर दोगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। कॉस्ट इनकर्ड थी 15,000, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट थी 32,500, तो आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गई, आपका रेवेन्यू आ गया। लॉस आ रहा है 3924, तो प्रोविजन कितना बचेगा? 4726। ठीक है ना? ये हो गया मेरा पहला पार्ट। क्विक रिकैप लेते हैं। कॉस्ट इनकर्ड के लिए हमें डेटा नहीं दे रखा था तो हमने वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड को जोड़ दिया। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट क्या आई? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट। तो टोटल फोर्सिएबल लॉस कैसे निकलेगा? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू करोगे तो टोटल फोर्सिएबल लॉस निकल जाएगा। इसके दो एलिमेंट्स है, लॉस फॉर द ईयर एंड प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। लॉस फॉर द ईयर माइनस कर दो टोटल फोर्सिएबल लॉस में से तो प्रोविजन बैलेंसिंग फिगर बचती है। लॉस फॉर द ईयर कैसे निकलता है? करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस करंट ईयर की कॉस्ट। करंट ईयर की कॉस्ट ऊपर निकाली थी, वर्क सर्टिफाइड प्लस नॉट सर्टिफाइड जोड़ के 15,000, और रेवेन्यू को अगर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करोगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाए। ठीक है ना? तो ये हमने कर दिया फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या मांग रहा है? नेक्स्ट पार्ट में मांग रहा है कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, और ये फर्स्ट पार्ट के लिए हमने कैलकुलेट करी थी वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, इसमें हम करेंगे वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस आ गया 15,000 का। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या मांग रहा है? रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। ये भी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 24,000 इंटू 46.15%। तो ये कैसे निकलेगा? आप बोलोगे 24,000 का टोटल रेवेन्यू है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकली है? 15,000 डिवाइड बाय 32,500, ये मेरी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है ना? कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या मांगा हुआ है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम और टू द कस्टमर। ये कैसे निकलता है? इसके लिए आप लेते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है? इसके लिए आप लेते हो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, उसमें आप जोड़ते हो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स। मेरे केस में तो प्रॉफिट है ही नहीं, हमारे केस में तो लॉस आ रहा है, तो आप प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे, आप लॉस कम करोगे। ये कौन सा लॉस होता है? ये टोटल फोर्सिएबल लॉस होता है। इसमें से आप माइनस करते हो प्रोग्रेस बिलिंग्स। प्रोग्रेस बिलिंग्स किसका सम होता है? पेमेंट्स रिसीव प्लस टू बी रिसीव्ड, इसका सम होता है। ठीक है? पेमेंट्स रिसीव प्लस टू बी रिसीव्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है मेरी? 15,000 की कॉस्ट लग चुकी है। प्रॉफिट्स तो कुछ है नहीं। रिकॉग्नाइज लॉसेस कितने आएंगे? टोटल फोर्सिएबल लॉस 8500, माइनस क्या करना है? प्रोग्रेस बिलिंग्स। प्रोग्रेस बिलिंग्स कितनी बता रखी है? पेमेंट रिसीव्ड है 11,000, टू बी रिसीव्ड है 3,000। पेमेंट रिसीव्ड 11,000, टू बी रिसीव्ड 3,000, इसका मतलब प्रोग्रेस बिलिंग्स हो गई मेरी 14,000 की। ठीक है ना? तो अब ये अमाउंट आ रहा है नेगेटिव में 7,500। जब ये अमाउंट नेगेटिव आता है इसका मतलब अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर है।
अगर ये अमाउंट पॉजिटिव में आएगा तो होगा अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर, पॉजिटिव आएगा तो ड्यू टू द कस्टमर होगा, अगर नेगेटिव आएगा तो दिस इज शोन एज ए लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, क्योंकि आपने ज्यादा बिलिंग कर दी है, काम भी नहीं किया उतना, एंड दिस इज शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट कि आपने कम बिलिंग्स करी है, ठीक है ना। तो दिस इज डन। फटाफट से एक बार इसका फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट्स माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस माइनस प्रोग्रेस बिलिंग्स। लॉसेस कौन सा लेना है? टोटल फोर्सेबल लॉस। प्रोग्रेस बिलिंग्स कैसे निकलता है? प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव प्लस पेमेंट्स टू बी रिसीव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। On 1st December 21, GR Construction Company Limited undertook a contract to construct a building। आपको रेवेन्यू बता रखा है 45 लाख का है। 31 मार्च 22 को यानी कि ईयर एंड 1 पे हमें पता चला कि हमने ऑलरेडी 32.5 लाख खर्च दिया और अभी और 15.1 लाख खर्च होना है। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कितना बुक होना चाहिए करंट ईयर में। सबसे पहले तो हमेशा ये चेक कर लिया करो कहीं आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस तो नहीं आ रहा, जो कि आ रहा है। ये देखो आपकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट इनकर्ड प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, यानी कि 47.6 आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है और रेवेन्यू सिर्फ 45 लाख का है, मतलब टोटल फोर्सिएबल लॉस आ रहा है। तो इसका भी हमें नोट देना पड़ेगा और मांगा क्या है? रेवेन्यू। इसकी भी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लग चुकी है 32.5 लाख, 15.1 लाख और लगने वाली है, यानी कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गई मेरी 47.6 लाख। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज के लिए मुझे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चाहिए। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू 100, यानी कि इतनी डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई है। तो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा? 45 लाख का इतना परसेंट, क्योंकि पहला ही साल है तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज विल बी 0, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन प्रीवियस ईयर्स। तो बस रेवेन्यू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री से, तो आपका करंट ईयर का रेवेन्यू आ गया, ठीक है, 30.73 लाख। अब क्योंकि लॉस भी आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसका भी नोट देना पड़ेगा कि आपकी टोटल कॉस्ट तो इतनी है, रेवेन्यू 45 लाख है, तो आपको लॉस हो रहा है 2.6 लाख का टोटल फोर्सिएबल लॉस। और AS7 कहता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस आने वाला है तो आपको उसको इमीडिएटली एक्सपेंस ऑफ करना है। पैरा 35 बोलता है। अगर आपको पैरा नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ AS7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रेवेन्यू मांगा हुआ था। रेवेन्यू फॉर द करंट ईयर कैसे निकलेगा? टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो, बस। पहला ही साल है इसलिए ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ 0, पर क्योंकि टोटल फोर्सिएबल लॉस भी आ रहा था, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज हायर देन टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो आपको उसका भी नोट देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हमने किया, बस इसमें फिगर्स 10 से डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है ना, 1/10 कर रखी है फिगर्स, बाकी सारा सेम है। तो ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। On 1st December 2020, संपत कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 108 लाख। ये मेरा रेवेन्यू है। 31 मार्च 21 को यानी कि पहले साल के ईयर एंड पे हमें क्या पता चला कि 83.99 तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, 36.01 और खर्च होने वाला है। तो आपको क्या बताना है? कितना प्रोविजन बनना चाहिए फॉर फोर्सिएबल लॉस। प्रोविजन कैसे निकलता है? आप टोटल फोर्सिएबल लॉस में करंट ईयर का लॉस माइनस करते हो तो प्रोविजन आ जाता है। तो फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या लेंगे? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 83.99, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 36.01। तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रही है 120 लाख। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट में से क्या लेस करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आ जाएगा टोटल फोर्सिएबल लॉस। तो ये कितना आ रहा है? 12 लाख का आपका टोटल फोर्सिएबल लॉस आ रहा है। इसमें से आपको क्या लेस करना है? करंट ईयर का लॉस। इन्होंने नोट दे दिया कि AS7 के हिसाब से अगर टोटल फोर्सिएबल लॉस है तो आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है पैरा 35 के हिसाब से। ये तो आपको देना ही है, पर इन्होंने प्रोविजन नहीं निकाला, तो प्रोविजन भी निकालना पड़ेगा। टोटल फोर्सिएबल लॉस आ रहा है हमारा 12 लाख का। इसमें से अगर मैं करंट ईयर का लॉस माइनस कर दूं, तो मेरे पास प्रोविजन की फिगर आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ये हमें निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो करंट ईयर का लॉस ढूंढना पड़ेगा। करंट ईयर का लॉस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? करंट ईयर का रेवेन्यू लेंगे, विच इज व्हाट? 108 lakhs इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगा? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 83.99 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 120, तो यार है 69.99, यानी कि मैं इसको 70% ले लूंगी। तो 108 lakhs का 70% करोगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। 108 इंटू 70% आ रहा है 75.6। इसमें से आप माइनस कर दोगे करंट ईयर की कॉस्ट जो कि है 83.99, तो आपका करंट ईयर का लॉस कितना आ रहा है? 83.99 माइनस किया तो 8.39 आपका करंट ईयर का लॉस आ रहा है। लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर, ठीक है। अगर आप टोटल फोर्सिएबल लॉस जो कि 12 लाख है उसमें से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो प्रोविजन की फिगर आ जाएगी।
ठीक है ना। करंट ईयर का लॉस कितना है, करंट ईयर का लॉस है हमारा 8.39, तो प्रोविजन आ गया बैलेंसिंग फिगर 3.61। ये आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ कैलकुलेशन समझाई है कि टोटल फोर्सिएबल लॉस है 12 लाख, इसमें से लेस करो करंट ईयर का लॉस तो प्रोविजन आ जाएगा। प्रोविजन मांगा हुआ था। करंट ईयर का लॉस कैसे निकलता है, करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस करंट ईयर की कॉस्ट जो कि है 108 लाख इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ये करंट ईयर का रेवेन्यू है माइनस करंट ईयर की कॉस्ट, तो आ गया करंट ईयर का लॉस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 1 दिसंबर 2019 हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया 170 लाख का, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। 31 मार्च 20 को हमें कुछ पता चला, यानी कि पहले साल के ईयर एंड पे हमें क्या पता चला कि ऑलरेडी 129,98,000 की कॉस्ट लग चुकी है और कॉस्ट जो लगने वाली है वो है 64,02,000 की। सो आपको क्या निकालना है, टोटल एस्टिमेटेड लॉस बताओ, कितना रेवेन्यू बुक होना चाहिए ये बताओ, और कितनी कॉस्ट बुक होनी चाहिए ये बताओ। ठीक है, ये 3 चीजें हमसे पूछी हुई हैं। तो टोटल एस्टिमेटेड लॉस कैसे निकलता है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। फटाफट से आंसर देखते हैं। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है 129,98,000 और कितनी कॉस्ट लगने वाली है 64,02,000 की। इसका मतलब टोटल कॉस्ट हो गई 194 लाख की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसमें से माइनस करो 170 लाख का जो आपका रेवेन्यू है, तो आपका टोटल फोर्सिएबल लॉस आ गया। और AS7 का पैरा 35 कहता है कि आपको इसको बुक करना है, वो नोट दे दिया आपने। ठीक है, इस लॉस को इमीडिएटली एक्सपेंस ऑफ करना है। उसके बाद उसने पूछा है कितना रेवेन्यू और कितनी कॉस्ट बुक होगी करंट ईयर में। करंट ईयर का रेवेन्यू कैसे निकलेगा, अगर आप 170 लाख को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। पहला ही साल है, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू विल बी 0। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा, इसके लिए आप उठाओगे कितनी कॉस्ट लग चुकी है 129,98,000 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 194 लाख, तो यार है 67%। ठीक है, 129,98 डिवाइड बाय 194, तो आपके पास आ गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास करंट ईयर का रेवेन्यू आ गया। करंट ईयर की कॉस्ट कितनी होगी, यही 129,98,000 जो खर्च हो गए वही मेरी करंट ईयर की कॉस्ट है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था पार्ट नंबर 1 में, आरटीपी May 24 का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम है, तो ये भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट पे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ग्रेस लिमिटेड अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, आपको ईयर एंड डेटा दे रखा है 31 मार्च 2022। आपको बता रखा है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक एस्केलेशन क्लॉज है, यानी कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दे रखा है 35,000 का, फिगर्स एंड थाउजेंड्स में। वर्क सर्टिफाइड बता रखा है, वर्क नॉट सर्टिफाइड बता रखा है, जिसमें ब्रैकेट में कुछ लिखा है उसको बाद में पढ़ेंगे। एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बता रखी है 17,325। फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा इशू है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव 14,000, टू बी रिसीव 4,900। आगे वो कह रहा है एस्केलेशन हुआ है कॉस्ट में 8% का, इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 8% से बढ़ गया। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट लॉस कितना आएगा और प्रोविजन फॉर लॉस भी बताओ। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालोगे, 35,000 में एक तो 8% की एस्केलेशन हो गई है, तो 35,000 में 8% आप जोड़ दोगे तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आएगा। उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिग्री ऑफ कंप्लीशन, माइनस क्या करोगे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर 0 होगा क्योंकि पहला साल है कॉन्ट्रैक्ट का। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालनी है मुझे सबसे पहले, उसके लिए मुझे चाहिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड चाहिए और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कैसे आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्ट इनकर्ड नहीं दे रखी तो मैं क्या करूंगी, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को जोड़ दूंगी। पर अगर आप वर्क अनसर्टिफाइड के ब्रैकेट में पढ़ोगे तो कुछ लिखा हुआ है कि 26-25 का मटेरियल, देखो ये फिगर्स थाउजेंड्स में है, यानी कि 38-15 थाउजेंड्स में फिगर है, तो यहाँ पे भी इनसाइड भी हम थाउजेंड्स में अगर पढ़ेंगे तो हम सही से पढ़ पाएंगे। वो कह रहा है 38-15 वाली फिगर में 2625 का मटेरियल इशूड इंक्लूडेड है, जिसमें से कुछ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है एट पीरियड एंड। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आपका कंज्यूम नहीं होता, हमें चाहिए मटेरियल कंज्यूम कॉस्ट इनकर्ड के लिए, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को घटा दोगे, यानी कि वर्क नॉट सर्टिफाइड में आप 3815 में से 140 घटा दोगे तो आपका 3675 का वर्क नॉट सर्टिफाइड आ जाएगा। तो टोटल आपकी कॉस्ट इनकर आ गई वर्क सर्टिफाइड और नॉट सर्टिफाइड को जोड़ के 21175। फिर उसमें एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट जोड़ी तो आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई, और आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ गया होगा 35,000 इंटू 1.08, यानी कि 8% से बढ़ गया, तो आप 108% से मल्टीप्लाई कर लो या प्लस 8% ऑफ 35,000 कर लो, एक ही बात है। तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गया 37,800। हम 37,800 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 21175 अभी निकाला ऊपर, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 38,500 ऊपर ही निकाला है, तो आपकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गई है 55%। ठीक है, अब 55% को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 37,800 से तो आपके पास करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर निकालना है।
टोटल फोर्सिएबल लॉस कितना होगा, टोटल फोर्सिएबल लॉस होगा इन दोनों का डिफरेंस कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है 37,800 का और आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है 38,500 की, तो आपका टोटल फोर्सिएबल लॉस आ रहा है 700। इसमें से अगर करंट ईयर का लॉस माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रोविजन की फिगर आ जाएगी। तो करंट ईयर का लॉस कैसे निकलेगा, करंट ईयर के लॉस के लिए आपको करंट ईयर की कॉस्ट चाहिए, वो तो हमें पता है 21175 ऊपर निकाली, और करंट ईयर का रेवेन्यू भी हमने निकाल लिया 20790, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया करंट ईयर का लॉस 385। तो 700 में से 385 माइनस करोगे तो आपके पास प्रोविजन की फिगर आ जाएगी। टोटल एस्टिमेटेड लॉस निकाल रखा है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली थी 38,500, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था 37,800, तो आपका टोटल फोर्सिएबल लॉस कितना आ गया 700। इसमें से करंट ईयर का लॉस माइनस किया तो प्रोविजन आ गया। करंट ईयर का लॉस ऊपर निकाला था हमने, तो ये हमें निकालना था प्रोविजन और लॉस निकालना था। तो क्विक रिकैप लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं बता रखी थी, तो हमने क्या किया, वर्क सर्टिफाइड में वर्क अनसर्टिफाइड जोड़ दिया। वर्क अनसर्टिफाइड में क्लोजिंग स्टॉक जुड़ा हुआ था, पहले उसको घटा लिया, फिर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को जोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट निकाल ली, उसमें एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट जोड़ा तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ गई। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में 8% का एस्केलेशन करके हमने 37,800 का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाला। पहली चीज मांग रखी थी कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा करंट ईयर में, तो उसमें क्या करना था, 37,800 को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना था। डिग्री कैसे निकलनी थी, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। तो पहला पार्ट हो गया था, फिर उसके बाद उसने लॉस भी पूछा और प्रोविजन भी पूछा। तो टोटल फोर्सिएबल लॉस कितना होगा, टोटल फोर्सिएबल लॉस होगा एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट माइनस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इतना टोटल फोर्सिएबल लॉस है। इसमें से अगर घटा दोगे लॉस फॉर द ईयर तो आ जाएगा प्रोविजन। लॉस फॉर द ईयर निकलेगा कैसे, आपने करंट ईयर का रेवेन्यू ऊपर निकाला 20790 और करंट ईयर की कॉस्ट हमने निकाली थी वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को जोड़ के, इन दोनों का डिफरेंस है लॉस फॉर द करंट ईयर, क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से, तो आपका लॉस फॉर द ईयर आ गया था 385। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज एग्जैक्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, बस इसमें फिगर्स थोड़ी सी डिफरेंट है, हाफ है आई थिंक, बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक चेंज है, यहाँ पे मटेरियल यूज्ड की जगह मटेरियल इशूड दे रखा है और नीचे बता रखा है कि इस मटेरियल में से कुछ अनयूज्ड पड़ा है एट पीरियड एंड 4 लाख का, यानी कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे दिया। मटेरियल के केस में कॉस्ट के लिए हम क्या लेते हैं, कंज्यूम्ड लेते हैं या यूज्ड लेते हैं, हम कभी भी परचेज या इशूड नहीं लेते। इसमें इशूड दे रखा है और बता रखा है 4 लाख का अभी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, यानी कि ये मेरी कॉस्ट खर्च हुई नहीं, ये मेरा मटेरियल कंज्यूम हुआ ही नहीं। तो मेरे मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 75 लाख में से आप क्लोजिंग स्टॉक घटा दोगे तो 71 लाख का आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, ये आप कॉस्ट में लो। ठीक है, नीचे लिखा हुआ इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 33,50,000 इंक्लूडिंग मटेरियल अनयूज्ड 4 लाख वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। तो वो कह रहे हैं फर्दर कॉस्ट कितनी लगने वाली है, 33,50,000। इसके अंदर ये 4 लाख उन्होंने ऑलरेडी कंसिडर करके ये फ्यूचर कॉस्ट निकाली है। क्या ये कंसिडर होनी चाहिए हमारे फर्दर कॉस्ट में, बिल्कुल। देखो करंट ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना वो अगले साल कंज्यूम होगा, यानी कि आने वाली जो आप कॉस्ट लोगे तो उसमें आप ये 4 लाख की कॉस्ट इंक्लूड करके लोगे, क्योंकि अगले साल का ये कंजम्पशन बनेगा। तो अगर इन्होंने 33,50,000 इंक्लूडिंग मटेरियल अनयूज निकाला है तो बिल्कुल ठीक निकाला है। अगर इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा होता तो आप अलग से ऐड करते। तो करंट ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो माइनस हो जाएगा मटेरियल परचेज में से, तो आपकी कॉस्ट बनेगी 71 लाख, यानी कि ये 4 लाख करंट ईयर की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। बट अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा और ओपनिंग स्टॉक आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो अगले साल ये मटेरियल कंज्यूम में आएगा। ठीक है ना, तो मटेरियल परचेज में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो तो कंजम्पशन की फिगर निकलती है और ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो तो कंजम्पशन की फिगर निकलती है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम हो जाता है साल के दौरान और क्लोजिंग स्टॉक साइड पे ही रह जाता है, तो वो हमारा कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।